बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकनॉमिक्स का, जो कि है नेशनल इनकम, वेयर इट कम्स फ्राम एंड वेयर इट गोस। कि जो नेशनल इनकम है वो आती है आपके पास किन रिसोर्सेज के थ्रू है, और फिर इसको कंज्यूम या डिस्ट्रीब्यूट किन रिसोर्सेज में किया जाता है। सबसे पहले इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन क्या है कि प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट से मुराद वो चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, जिसमें कैपिटल है, लेबर है, और आउटपुट जो चीज़ आपके पास सामने बन के आती है जिसको आप मार्केट में सेल करते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। यहाँ y से मुराद आउटपुट है और ये दो आपके पास इनपुट हैं। ये नीचे इसकी डेफिनेशन में लिखी, शोज हाउ मच आउटपुट द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम k यूनिट ऑफ कैपिटल एंड n यूनिट ऑफ लेबर। इसके बाद ये है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो आपके पास कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे फर्दर से डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल से मुराद आपके पास जो टूल्स हैं, मशीनरी है, जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और जो प्रोडक्शन प्रोसेस में स्टार्ट होगा उस सारे को हम बोलते हैं कैपिटल। और लेबर से मुराद ये है कि जो मज़दूर काम कर रहा होता है उसकी जो फिज़िकल और मेंटल एफर्ट होती है। फिज़िकल से मुराद जो एक मज़दूर दिहाड़ीदार काम कर रहा होता है वो उसकी फ़िज़िकल एफर्ट्स होती हैं, और मेंटल एफर्ट से मुराद ये है कि जो उनको सुपरवाइज़र है जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या किसी कंपनी का जो मैनेजर है वो उसकी मेंटल एफर्ट्स वहाँ पे लग रही होती हैं, तो उसको बोलते हैं कि मेंटल एफर्ट्स। तो लेबर के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं कि उसकी फ़िज़िकल एफर्ट भी और लेबर एफर्ट भी। फिर नेक्स्ट है कि रिटर्न टू स्केल। बेसिकली तीन तरह के रिटर्न टू स्केल होते हैं। एक है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का क्या मतलब है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब ये है कि अगर आप 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं इनपुट में और 1 यूनिट ही आपका चेंज आता है आउटपुट में, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यानी कि जितनी परसेंट चेंज इनपुट में आ रहा है, अगर सेम उतना ही परसेंट चेंज आउटपुट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अगर इनपुट और आउटपुट दोनों सेम रेशो से बढ़ रहे हों तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का क्या मतलब है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब ये है कि इनपुट में कम चेंज आए लेकिन आउटपुट में उससे ज़्यादा चेंज आए। लेट्स सपोज इनपुट में आपने इंक्रीज़ किया 5% का, और आपकी जो आउटपुट है वो 10% इंक्रीज़ कर गया, 5% से ज़्यादा, 6%, 7%, कुछ भी, तो ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है कि लेस चेंज इन इनपुट बट मोर चेंज इन आउटपुट। और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में ये होता है कि जब आप अपनी इनपुट को बढ़ाते हैं तो कंपैरेटिवली आपकी आउटपुट उतनी नहीं बढ़ती। मतलब अगर आपने 5% अपने इनपुट को बढ़ाया है तो उस 5% के मुकाबले में जो आपकी आउटपुट है वो सिर्फ 2% या 3%, 5% से कम रेशो से बढ़ी। तो when there is more change in input and less change in output, it is called decreasing return to scale। तो ये तीन तरह के आपके पास रिटर्न टू स्केल होते हैं। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एंड देन हमने पढ़ा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब अगर हमें एक फंक्शन दिया जाए तो हमने चेक करना हो कि वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या है, या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है, या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है, तो हम कैसे चेक करेंगे? लेट्स सपोज देखिए हमें फंक्शन दिया हुआ है कि ये बेसिकली फंक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, और ये हमें एक इक्वेशन दी गई है जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। हमने सिंपल ये करना होता है कि हम एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों इनपुट्स के साथ, और फिर हम उस कांस्टेंट को फैक्टर आउट यानी कि कॉमन लेते हैं। तो अगर जिस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया था सेम उसी तरीके से वो हमारे पास फैक्टर आउट होके लास्ट में आंसर आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, कि जितनी आपने इनपुट को बढ़ाया था उतनी आपकी आउटपुट बढ़ी है। अब लेट्स सपोज देखें, जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया है, ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, एक फंक्शन था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है एक कांस्टेंट से। वो कांस्टेंट क्या है? जी है। आप अपनी मर्जी से 5 ले लें, 10 ले लें, कुछ भी आप एक कांस्टेंट ले लें। हमने इस जी को यहाँ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये जी के एंड जी एल बन गया।
फिर ये जी और ये जी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये जी स्केयर बन गया। अब इसका स्केयर इसके अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जी बाहर आ गया और अंडर रूट के एल अपनी जगह पे ऐसे। आप देखें कि जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो जी से मल्टीप्लाई किया था, इसको फिर सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये दोबारा जी ही रह गया। तो जिस तरह हमने मल्टीप्लाई किया था सेम ये उसी फॉर्म में हमारे पास वापस आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, ठीक है। और ये जो चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पर तो अंडर रूट के एल था, यहाँ पर एफ के एल आ गया, तो ये कैसे आ गया? तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एफ के एल इक्वल्स टू अंडर रूट के एल है, यानी कि ये चीज़ एग्जैक्ट इसके बराबर है। तो यहाँ पर ये अंडर रूट के एल लिखा हुआ था, तो इसकी जगह पर हमने एफ के एल लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अगर आप इस एग्जांपल के अंदर देखें तो ये एक फंक्शन है। अब प्रीवियस एग्जांपल में और इसमें डिफरेंस क्या है कि प्रीवियस एग्जांपल के अंदर के एंड एल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे और दोनों सेम स्क्वायर रूट के अंदर थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये आपस में प्लस हो रहे हैं, दोनों पे स्क्वायर रूट है लेकिन प्लस हो रहे हैं। तो सेम हमने काम वही करना है कि हम एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। तो हमने जी को के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने जी को एल के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब अंडर रूट जी के और ये अंडर रूट जी एल बन गया। अब प्लस से पहले भी अंडर रूट जी है और प्लस से बाद भी है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो जब हमने ये अंडर रूट जी कॉमन लिया तो ये अंडर रूट के यहाँ पे रह गया और यहाँ पे अंडर रूट एल रह गया, और ये फाइनल इक्वेशन जैसे हमने फिर वही लिख दी कि ये अंडर रूट के प्लस अंडर रूट एल, ये चीज़ एग्जैक्ट, ये वाली चीज़ एग्जैक्ट किसके बराबर है? ये बराबर है एफ के एल। तो इस चीज़ की जगह पर हम लोगों ने ये एफ के एल लिख दिया, ठीक है। अब आप देखें कि ये आया इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। आप देखें जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तब जी की पावर 1 थी, ये जी से हमने मल्टीप्लाई किया था, इसकी पावर 1 थी। अब जब हमने इसको पूरा सॉल्व आउट किया, फैक्टर आउट किया, तो अब आप देखें कि इसकी जी की पावर जो है वो 1 से लेस है। ये अंडर रूट है और अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, जिसको हम 0.5 बोलते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई तो जी की पावर 1 से किया था, यहाँ पर ये जी हाफ रह गया 0.5। तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अगर आप किसी फैक्टर से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और एंड में जाके उसकी पावर जो एक्चुअल थी उससे कम रह जाती है, तो वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अगर उसकी पावर उतनी ही है तो वो कांस्टेंट है। अगर उसकी पावर उससे बढ़ जाती है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था, तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आपके पास फंक्शन है के स्केयर एंड एल स्केयर का आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, और वो स्केयर की फॉर्म में है। तो सेम जैसे हमने पहले किया था, अब हमने दोबारा उसी तरीके से कांस्टेंट को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। ये जी के स्केयर प्लस जी एल स्केयर होल स्केयर है, तो यहाँ पे ये जी स्केयर बन जाएगा और यहाँ पे भी प्लस जी स्केयर एल स्केयर बन जाएगा। तो जी स्केयर इसमें भी आएगा, जी स्केयर इसमें भी आएगा, तो हमने जी स्केयर कॉमन ले लिया, अंदर के स्केयर प्लस एल स्केयर आ जाएगा। और ये के स्केयर प्लस एल स्केयर एग्जैक्ट किसके बराबर है? एफ के एल के, तो हमने इसकी जगह पर एफ के एल लिख दिया। अब आप देखें हमने मल्टीप्लाई इसको जी से किया था, लास्ट में जाके इसकी पावर जी स्केयर हो गई है। यहाँ पर इसकी पावर 1 थी जब हमने मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में जाके इसकी पावर स्केयर हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। तो ये कोई ऐसा फंक्शन है कि जब हम इनपुट में अगर चेंज करेंगे तो आउटपुट में उससे डबल चेंज आएगा, ठीक है। तो ये एक चेक करने का मेथड है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों के होमवर्क के लिए आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है, और ये आपको सॉल्व हुई भी मिलेंगी भी सही इधर ही इसी पेज के नीचे, कि ये कैसे पता चलेगा कि कांस्टेंट है डिक्रीजिंग, ठीक है। अब इसके बाद इसी मॉडल की कुछ एजम्पशन है। सबसे पहली एजम्पशन ये है कि टेक्नोलॉजी इज़ फिक्स्ड, टेक्नोलॉजी में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। और सेकंड एजम्पशन ये है कि द इकॉनमी सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर आल्सो फिक्स्ड, टेक्नोलॉजी भी फिक्स है और जो लेबर एंड कैपिटल की सप्लाई है वो भी दोनों क्या हैं, फिक्स हैं। क्योंकि आपके पास पॉसिबल नहीं होता कि एक शॉर्ट टाइम के अंदर आप हाई स्किल्ड लेबर लेकर आ जाएं, तो इसलिए हम कहते हैं कि फॉर द टाइम बिंग फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द मॉडल इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये करते हैं, अजम्पशन लगाते हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, कि जो आपके कंट्री की इनकम है उसको आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब इनकम देते हैं, या जो उसकी प्राइस होती है इकोनॉमिक्स टर्म में, बेसिकली जो उसकी इनकम है वो उसकी प्राइस है कि उसको वेज कितनी देनी है।
तो उसको हम हमेशा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के हिसाब से देते हैं या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से देंगे। अगर हमने लेबर को वेज देनी है तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के हिसाब से देंगे। अगर हमने कैपिटल का रेंट पे करना है तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से पे करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम फर्दर आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फिर फर्दर कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने वाले हैं। अगर W सिर्फ लिखा हुआ है तो वो नॉमिनल वेज है, R है तो नॉमिनल रेंटल रेट है, P से प्राइस है। अगर आप नॉमिनल वेज को प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो रियल वेज बन जाएगी। इसी तरीके से अगर आप रेंट को P से डिवाइड कर देंगे तो वो रियल बन जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद ये है कि डिमांड फॉर लेबर, आपको कितने डिमांड चाहिए और आप कब तक लेबर हायर करेंगे। बेसिकली जो डिमांड फॉर लेबर है वो डिपेंड कर रही होती है वेज के साथ, कि जो बेसिकली वेज है वो उस लेबर की प्राइस है। अगर वेज ज़्यादा होगी तो हम कम लेबर हायर करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, हमारे पास पैसे कम है तो हम कम लेबर हायर करेंगे। इसी तरीके से अगर वेज कम होती है तो हम ज़्यादा लेबर हायर करेंगे। तो यहाँ पर वेज में और लेबर डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि अगर वेज बढ़ती है तो लेबर डिमांड कम हो जाती है, अगर वेज कम होती है तो लेबर डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। और फिर हमने जो लेबर को वेज देनी होती है वो हम अकॉर्डिंग टू दैट लेबर उसकी माइनर प्रोडक्ट ऑफ लेबर के हिसाब से देंगे उसको। यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ठीक है। और बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ये है कि एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने की वजह से जो आपकी टोटल प्रोडक्ट के अंदर चेंज आया है, जो टोटल प्रोडक्ट के अंदर एडिशन आता है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये देखें, ये जैसे कि फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये FKL, ये आपके पास जो पुराना कैपिटल और लेबर जो आपने हायर किया था प्रोडक्शन दे रहा था, और ये L+1 यानी एग्जिस्टिंग लेबर के अंदर आपने जो एक नया लेबर ऐड किया उसने जो आपको प्रोडक्शन करके दी उसको आप माइनस कर दें जितनी आपके पास पहले प्रोडक्शन थी, तो आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ जाती है। तो बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है? द एक्स्ट्रा आउटपुट द फर्म कैन प्रोड्यूस यूजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। वो आउटपुट जो कोई भी फर्म अचीव कर रही है बाय हायरिंग वन एक्स्ट्रा लेबर, दैट आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक टेबल दिया गया है, इसमें लेबर की डिफरेंस वैल्यू है, या आउटपुट है यानी कि टोटल प्रोडक्ट है। क्वेश्चन आपसे ये किया गया है कि डिटरमाइन मार्जिनल प्रोडक्ट एट ईच वैल्यू ऑफ लेबर, के हर लेबर की मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर फाइंड करें, फिर उसका ग्राफ बनाएं और मार्जिनल प्रोडक्ट का भी ग्राफ बनाना है। एंड हाँ, उसने कहा है कि एक्सेस पे, किस एक्सेस पे क्या क्या चीज़ें लेनी है। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अगर आप देखें तो आपसे पूछा गया है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर। अब देखें, जब आपने कोई लेबर नहीं लगाया था तो कोई आउटपुट भी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। आपने फर्स्ट लेबर लगाया, आपकी टोटल प्रोडक्ट कितनी है 10, तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट भी 10 आ जाएगी। जब आपने सेकंड लेबर हायर किया तो सेकंड लेबर के ऊपर आपकी जो टोटल प्रोडक्ट है वो 19 है। तो जब आपने एक लेबर लगाया था 10 पहले से थी, अब 2 लगाए तो 19 हो गई है। तो सेकंड लेबर ने कितने का कंट्रीब्यूट किया? 10 तो पहले से थी, तो सेकंड लेबर ने 10 से लेकर 19 तक का कंट्रीब्यूट किया है। तो सेकंड लेबर ने सिर्फ कितना कंट्रीब्यूशन किया, वो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट है जो कि 9 आएगी। 19 - 10 = 9, तो सेकंड लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 9 आ जाएगी। इसी तरीके से जब अब आपने थर्ड लेबर लगाया तो आपकी जो टोटल प्रोडक्ट है वो 27 होगी। 19 तो आपको पहले 2 लेबर बना के दे रहे थे, थर्ड लेबर की लगाने की वजह से आप 27 में पहुंच गए हैं। तो सिर्फ थर्ड लेबर ने आपको कितना प्रोड्यूस करके दिया, वो आप 27 - 19 करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, वो आपकी थर्ड लेबर की मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ जाएगी। इसी तरीके से ये फोर्थ जब आपने लेबर हायर किया तो आपकी टोटल प्रोडक्ट 34 हो गई है। 27 पहले से थी, सिर्फ फोर्थ लेबर ने कितने बना के दी, 34 - 27, तो ये 7 आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये बाकी सब की फाइंड करेंगे। और आप जब ये सारी मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड कर रहे होंगे तो आप एक बात नोट करेंगे कि हर नई आने वाली वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट की जो है वो प्रीवियस वैल्यू से कम होती चली जाएगी। इसका रीज़न ये है कि
आप कैपिटल आपके पास फिक्स है, मशीनरी फिक्स है, टेक्नोलॉजी फिक्स है, तो उस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी या मशीनरी के अंदर जब आप मज़ीद नया लेबर हायर करते चले जाएंगे तो हर नया आने वाला लेबर आपको कम चीज़ें प्रोड्यूस करके देगा, क्योंकि जगह जो है वो लिमिटेड होती जाएगी और हर लेबर उस तरीके से स्किल्ड नहीं होता। तो इस वजह से जो आपके पास हर नया आने वाला लेबर है वो पहले से कम बना के देगा। अब फिर उसके बाद ये ग्राफ बना हुआ है प्रोडक्शन फंक्शन का और ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का है। एक्स एक्सेस के ऊपर आप लोगों ने नंबर ऑफ लेबर्स के लिखे, वाई एक्सेस के ऊपर जो ये टोटल प्रोडक्ट की वैल्यूज़ हैं ये आपने लिखी। सिंपल फर्स्ट यूनिट पे जो टोटल प्रोडक्ट है, सेकंड पे जो है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आपने वो डार्ट्स लगाए और डार्ट्स को मिला दिए तो ये आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन बन गया। फिर नेक्स्ट है ये मार्जिनल प्रोडक्ट। एक्स एक्सेस के आपने लेबर लिखा, वाई एक्सेस पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर लिखी। फर्स्ट लेबर की मार्जिनल प्रोडक्ट 10 थी, सेकंड की 9 थी, थर्ड की 8 आई थी, फोर्थ की 7 आई थी। इसी तरीके से आपने ये हर एक के सामने उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट लिखी और इन पॉइंट्स को मिला दिया तो ये आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ बन गया। और ये आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन, इस एक्सेस पे आपने लेबर लिखा, ये आपके पास आउटपुट है और ये चेंज है यानी कि ये स्लोप है। और जो प्रोडक्शन फंक्शन की स्लोप होती है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होती है कि आपके पास लेबर एक एक्स्ट्रा लेबर की वजह से टोटल आउटपुट में कितना चेंज आता चला जा रहा है, वो आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन की स्लोप होती है। और प्रोडक्शन फंक्शन की स्लोप क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा कि जितना आप लेबर नया हायर करते चले जाएंगे जो आपकी टोटल हर जो लेबर की प्रोडक्शन है वो कम होती चली जाती है। ऐसा क्यों है कि लेबर तो आप बढ़ा रहे हैं लेकिन कैपिटल आपने फिक्स रखा हुआ है, तो फीवर मशीन्स पर वर्कर तो लोअर प्रोडक्टिविटी। मतलब 2 मशीनें 10 लेबर आप हायर कर देंगे तो वो कितना बना के देंगे आपको? मशीनें तो 2 ही है ना, चाहे आप 20 हायर कर दें 30 हायर कर दें, जब मशीनें आपने नहीं बढ़ाई तो जो पर वर्कर की जो प्रोडक्शन है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो कम होती चली जाएगी। अच्छा, ये फिर वही वाला ग्राफ है जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर वो सारा सॉल्व हुआ है। लेकिन इसमें पूछा यह गया है कि अगर आप रियल वेज 6 दे रहे हैं और पहला क्वेश्चन ये किया गया है कि क्या आपको 3 लेबर हायर करने चाहिए, ये 3 से ज़्यादा हायर करें, 3 से कम करें और क्यों। सेकंड में है कि क्या फर्म 7 लेबर हायर करे, 7 से ज़्यादा हायर करे, 7 से कम करे और क्यों। जैसे कि हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था कि हम उस पॉइंट तक लेबर हायर करेंगे जब तक उस लेबर की मार्जिनल प्रोडक्ट और जो हम उसको वेज दे रहे हैं वो इक्वल ना हो जाए। वो पॉइंट जहाँ पर लेबर की वेज और उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगी, उस पॉइंट तक हम लेबर हायर करेंगे, उस पॉइंट के बाद हम लेबर हायर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखें हम लेबर को कितनी वेज दे रहे हैं, रियल वेज हम उसको 6 दे रहे हैं, ठीक है। हम एक लेबर को 6 रुपये दे रहे हैं और ये वाला लेबर हमें कितने रुपए की चीज़ें बना के दे रहा है? 10 रुपये की। तो स्टिल हमें 4 रुपीज़ का मार्जिन आए कि हमें ठीक है, बेनिफिशियल, हम इसको रखते हैं। इसी तरीके से अगर हम सेकंड लेबर को देखते हैं तो हमें 9 के अकॉर्डिंग चीज़ें बना के दे रहा है और हम उसे 6 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो ये भी हमारे बेनिफिशियल हो गया। क्वेश्चन ये था कि क्या हम 3 लेबर हायर करें, 3 से ज़्यादा या 3 से कम। जब आप थर्ड लेबर पे आते हैं तो थर्ड लेबर आपको 8 रुपीज़ की चीज़ें बना के दे रहा है और आप उसको 6 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो ये लेबर आपके लिए बेनिफिशियल है। आप इससे ज़्यादा भी लेबर हायर कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये होगा येस, वी हैव टू हायर मोर लेबर्स अप टू द पॉइंट 5। हम 5 लेबर हायर करेंगे, 5 के बाद हम लेबर हायर नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि 5 लेबर पे जाके जो उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो 5वां लेबर हमने हायर किया उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट भी 6 है और उसको हम जो सैलरी भी दे रहे हैं वो भी 6 है, तो ये दोनों इक्वल हो गई हैं, तो हम यहाँ तक तो हायर करेंगे। अगर इसके बाद आप लेबर हायर करते हैं, ये 6 लेबर को आप तनख्वाह तो 6 रुपीज़ ही दे रहे हैं लेकिन वो आपको कितने रुपीज़ की चीज़ें बना के दे रहा है? 5 रुपीज़ की। तो ये जो लेबर है ये लेबर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि आपको इसको 1 रुपया जेब से देना पड़ रहा है। तो इसलिए हम 5th लेबर के बाद मज़ीद लेबर हायर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इसकी जो लेबर हायरिंग है वो स्टॉप कर देंगे। अब फिर ये वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, या आप इसको लेबर डिमांड का ग्राफ भी बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर लेबर है, वाई एक्सिस के ऊपर आउटपुट है, या आप यहाँ पर वेज भी लिख सकते हैं। अगर एक मैं यहाँ पे ये पॉइंट लेता हूँ तो इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो वेज सबसे ज़्यादा है, और अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे लेकर आता हूँ तो जो लेबर डिमांड है वो सबसे कम है। जैसे आप सिंपल क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का ग्राफ बनाते हैं तो सेम वही चीज़ है कि जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतनी डिमांड कम होगी, तो जितनी ज़्यादा वेज होगी उतनी ही लेबर डिमांड भी
कम होगी। तो ये नेगेटिव स्लोप है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब वेज बढ़ती है तो लेबर डिमांड कम होती है, जब वेज कम होती है तो लेबर डिमांड बढ़ जाती है। और तो इक्विलिब्रियम रियल वेज कहाँ पर डिसाइड होगी? इक्विलिब्रियम रियल वेज वहाँ पर डिसाइड होगी जहाँ पर लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वहाँ पर ये फिक्स होगी। अब लेबर सप्लाई का कर्व वर्टिकली क्यों है? ये हमने पहले डिस्कस किया था कि जो लेबर सप्लाई है वो फिक्स है, क्योंकि आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप यकदम मार्केट के अंदर कोई लेबर इतनी जल्दी लेकर आ सकें। तो विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो आपके पास लेबर सप्लाई फिक्स है, तो जब लेबर सप्लाई फिक्स है तो इसका मतलब ये है कि लेबर सप्लाई का जो कर्व है वो वर्टिकल बनेगा। तो लेबर सप्लाई के फिक्स होने की वजह से लेबर सप्लाई का कर्व जो है वो वर्टिकल है। ये आपके पास लेबर डिमांड का ग्राफ है जो अभी हमने इससे ऊपर वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया। इस पॉइंट के ऊपर लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास रियल वेज आ जाएगी और यहाँ पर आपके पास इक्विलिब्रियम लेबर आ जाएगा कि कितने लेबर आपने टोटल हायर करने हैं। फिर है कि डिटरमाइन द रेंटल रेट। अभी हमने लेबर के हवाले से डिस्कस किया था, कैपिटल की बात नहीं की थी। तो जब हम लेबर को पे कर रहे थे उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट के हवाले से, तो इसी तरीके से हम जो कैपिटल को पे करेंगे वो भी उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट के हवाले से करेंगे, ठीक है। और जब जितना कैपिटल बढ़ता चला जाएगा उतने ही जो उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती चली जाएगी। और सेम इसी तरीके से ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल यानी कि लेबर डिमांड का ग्राफ, और ये सप्लाई ऑफ कैपिटल, डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई फॉर कैपिटल, और जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वहाँ पर आपके पास इक्विलिब्रियम रेंटल रेट आ जाएगा जो कि रियल होगा, क्योंकि ये प्राइस से डिवाइड किया हुआ है तो इसलिए ये रियल फॉर्म के अंदर है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सप्लाई ऑफ कैपिटल का जो कर्व है वो वर्टिकली क्यों फिक्स है, वो हमने एजम्पशन के अंदर डिस्कस किया था कि कैपिटल की और लेबर की जो सप्लाई है वो फिक्स है, इसलिए ये जो कर्व है वो वर्टिकली फिक्स है। इस लेक्चर में यहाँ तक कि आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो इस चैप्टर का बाकी रिमेनिंग पार्ट है उसको हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर।